हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई सिलेबस का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। किसी भी चैप्टर को करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो चैप्टर हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और किस तरह से पढ़ें। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम सीबीएसई का कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th का। ये सीबीएसई के गाइडलाइंस हैं। यूनिट 1 में लिखा है नंबर सिस्टम्स 6 मार्क्स के लिए, और इस नंबर सिस्टम्स यूनिट 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर है रियल नंबर्स, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये बिल्कुल करिकुलम का स्क्रीनशॉट है, तो डाउट करने की जरूरत नहीं है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसकी कुछ एप्लीकेशंस और सम प्रूफ्स ऑफ इरैशनैलिटी, ये तो मोटा मोटा करिकुलम के गाइडलाइंस हैं। और इस चैप्टर में 6 मार्क्स के लिए किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक 1 मार्कर, एक 2 मार्कर और एक 3 मार्कर क्वेश्चन। और ये हमने कैसे सोचा, ये हमने देखा है सीबीएसई का सैंपल पेपर जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई ने अपलोड किया है, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जिसमें ये टाइपोलॉजी फॉलो की गई है। नॉट श्योर बट दिस इज माय गेस दैट एक क्वेश्चन 1 मार्क, एक 2 मार्क और 3 मार्क्स के लिए ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं 6 मार्क्स के लिए। तो हमने जिससे डिस्कस किया है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, उसके कुछ एप्लीकेशंस हम करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एचसीएफ, एलसीएम एंड सम रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एचसीएफ और एलसीएम को लेकर। फिर एक छोटा सा थ्योरम है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ हमें नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरम को समझना जरूरी है। इसको यूज करते हुए हम अगला टॉपिक में क्वेश्चंस प्रूव करेंगे। कौन से क्वेश्चंस? √2, √3, √5, √7 और ऐसे बहुत सारे नंबर्स को इरैशनल प्रूव करने में ये थ्योरम हमारी मदद करने वाली है। अच्छा, एक बार हमने ये सीख लिया कि √2 और √3 को इरैशनल कैसे प्रूव करना है, उसके बाद इसी के कुछ एक्सटेंडेड एग्जांपल्स जैसे कि 5 माइनस √3, 3 √2, इस तरह के नंबर्स को इरैशनल कैसे प्रूव किया जाता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं ये जानने के लिए व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ये स्टेटमेंट है जो अच्छे से याद कर लेना। एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ये स्टेटमेंट है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो अगर आप ठीक से समझ चुके हो तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक ले लिया है कॉम्पोजिट नंबर 32,760। अब इस कॉम्पोजिट नंबर को हमें इसके फैक्टर्स में स्प्लिट करना है प्रोडक्ट यूज करते हुए। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? कौन सा है? कोई 1 तो नहीं सोच रहा है? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो जब भी बात हो लीस्ट प्राइम नंबर की, वो आपको हमेशा याद होना चाहिए, दैट्स 2। तो चलो हम इसको लीस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं और ये डेफिनेटली डिविजिबल है, एंड में 0 है, नंबर इवन है, तो 2 तो डेफिनेटली फैक्टर होगा। हमने डिवाइड किया और हमने दूसरा फैक्टर यहाँ लिख दिया 16,380। ठीक है, इतना समझ आ गया। नाउ 2 इज अ प्राइम नंबर, उसको हम वहीं छोड़ते हैं, बट दूसरे नंबर की तरफ देखते हैं 16,380। ये फिर से एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो फिर से 2 से डिविजिबल होगा। हमने इसको 2 से डिवाइड किया, फिर आ गया 8,190। अरे वाह, ये तो फिर से 2 से डिविजिबल है, हमने फिर से डिवाइड किया। ऐसे करते करते हम इसको आगे चलाते हैं। अभी ये फिर से 2 से डिविजिबल है। अब आया है हमारे पास 4095, जो डेफिनेटली एक ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट प्राइम कौन सा आता है? 3। अब हम इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करते हैं। बेटा, इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सारे डिविजिबिलिटी रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 1-2 बेसिक्स मैं करा दूंगी, बट उसके बाद बाकी सब आप ठीक से रिवाइज कर लेना। 3 का रूल है, अगर हम सारे डिजिट्स को ऐड कर दें, जैसे आप देख रहे हो 4, 0, 9, 5, अगर हम उन चारों डिजिट्स को ऐड करते हैं तो नंबर आता है हमारे पास 18, और ये 18 डिविजिबल है 3 से। तो अगर 18 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। इसलिए अब हम नेक्स्ट डिवाइजर लेते हैं अपना 3। सो अगला प्राइम फैक्टर हमने निकाला 3, डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1365।
फिर से ये क्योंकि ऑड नंबर है और डेफिनेटली ऑड ही होगा। अब हम इसको फिर से चेक करते हैं। 1365 को अगर हम ऐड करते हैं तो नंबर आता है हमारे पास 15, और अगर 15 3 से डिविजिबल है तो 1365 भी होगा। एक रूल मैंने रिवाइज करा दिया है, तो अब हमने डिवाइड किया। नाउ इट्स 455 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो अगला प्राइम फैक्टर होगा हमारा 5। 5 से ये डेफिनेटली डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 ही है, तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया। 91, फिर अगला 7 एंड 13। अब ये सारी की सारी हमारे इस ट्री में प्राइम फैक्टर्स हमने लिस्ट कर दिए, और इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को हम इस तरह से जब लिख देते हैं तो देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 5, 7 और 13। तो इनको हम प्रॉपर फॉर्मेट में जब हम इस तरह से लिखते हैं 32,760 इज इक्वल टू 2 to the power of 3, 3 to the power of 2 into 5 into 7 into 13। हमने क्या किया, हमने सारे प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक लाइन में लिख दिया। दिस इज नथिंग बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन कॉम्पोजिट नंबर। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पहले से भी आती है, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम में एक और छोटी सी बात है, वो क्या है उसको भी समझते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यही जो फैक्टर्स मैंने लिखे 2 2 2 3 3, क्या पता किसी को पहले ही लगा हो कि 4095 को हम 5 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं। कुछ गलत नहीं है, अगर आप चाहें तो ये ऑर्डर बदल सकते हैं, पहले 5 से डिवाइड कर लें, फिर बाद में 3 से अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन कितना भी आप ऑर्डर नंबर आगे पीछे कर लें, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड द यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टर्स विल रिमेन द सेम। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं। 2 क्यूब के बाद हमने 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 3 स्क्वायर लिखा, फिर 13 लिखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय fundamental theorem of arithmetic, that every composite number can be expressed as a product of its prime factors apart from the order in which they appear। अब हम इसको चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। इस थ्योरम का क्या फायदा है और इससे हमें क्या समझ आता है, और कैसे ये थ्योरम हमको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। Consider the numbers 4 to the power n where n is a natural number। पहली बात, 4 to the power n where n is a natural number, क्या इसमें हम एक नंबर की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, या बहुत सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं? पहली बात, ये बहुत सारे नंबर्स हैं। अगर हम पहले देखें 4 to the power of 1, 1 से क्यों शुरू किया? बिकॉज नेचुरल नंबर्स 1 से ही शुरू होते हैं। तो 4 to the power of 1, इसकी वैल्यू आती है 1। 4 to the power of 2 is 16। 4 to the power 3 is 64। लेकिन हम ऐसा कब तक करेंगे? हमें कहा गया है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, यानी कि ये n तो कुछ भी हो सकता है, या किसी भी वैल्यू के लिए 4 to the power n ends with the digit 0। ऐसे करते करते हम कितनी वैल्यूज निकाल सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें एक लॉजिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट। कोई भी नंबर अगर होगा उसका एक वंस प्लेस होगा, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। हम क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस नंबर के वंस प्लेस पर 0 हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब इसकी बात छोड़ते हैं। कोई भी नंबर अगर हम देखते हैं कि 0 से वो एंड करता है तो वो डेफिनेटली 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उसके लास्ट में 0 है। अगर वो 10 से डिविजिबल होगा तो यानी 10 के जो 2 प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5, उसको उनसे भी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो यानी कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना जरूरी है। ये तो हुआ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम के लिए लिखना कैसे है? ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया है। तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके अगर हम 4 को फैक्टराइज करते हैं, 4 का फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 2। तो 4 to the power n का क्या हो जाएगा? 2 raised to the power n into 2 raised to the power n। एंड यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें 2 raised to the power n into 2 raised to the power n, रूल क्या होता है? a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। तो इसके अंदर अगर हम देखें
तो प्राइम फैक्टर सिर्फ एक ही है, वो है 2, ठीक है। और ये रूल हमने अभी डिस्कस किया है, इसे हम एग्जाम में कोट कर देंगे। इफ एनी नंबर इज टू एंड विद द डिजिट 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10 और एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम फैक्टर्स 2 and 5। अब 4 के पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? But the prime factorization of 4 to the power n does not contain the prime factor 5। तो हो गई ना परेशानी? इसलिए now what is the result? Hence there is no natural number n for which 4 to the power n ends with the digit 0। एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है और मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये चारों स्टेप्स अच्छे से लिख दिए तो हर एक स्टेप का हाफ ऑफ मार्क होते हुए आपको फुल 2 में से 2 मिल जाएंगे। आई होप ये समझ आ गया है और ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुके हैं। मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उसमें दिखाऊंगी इसी क्वेश्चन को कभी 4 टू द पावर n, कभी 6 टू द पावर n, 12 टू द पावर n और बाकी तरहों से पूछा गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको अच्छे से समझ के लिख लेना। अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। 10th क्लास के बच्चों को लगता है ये तो बहुत छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल है, इसे तो हम ओरली सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेट, आई नो सब कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मेथड दिखाना जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर के लिए आता है, लेकिन अगर एमसीक्यू है तो आपको जैसा अच्छा लगे आप सॉल्व करना। तो इसको प्रॉपर मेथड के साथ कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने ये 2 नंबर्स लिए 6, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई फैक्टर ट्री के साथ। 6 के 2 फैक्टर्स निकल आए 2 और 3 और हमने इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से ऑर्डर में लिख लिया। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। अब लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर 20। 20 को लिया, पहले 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, फिर 10 को फैक्टराइज किया तो 2 और 5 आ गया और फिर हमने इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से 20 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 लिख लिया। अब बारी आती है कि एचसीएफ और एलसीएम निकाला कैसे जाता है। एचसीएफ का मतलब है इन सारे फैक्टर्स में से सिर्फ उन फैक्टर्स को चुनो जो कॉमनली दोनों में बराबर मात्रा में प्रेजेंट हैं। चलो शुरू करते हैं 6 से। 6 के पास यहाँ पर 2 है और 20 के पास भी 2 है। 6 के पास 3 है लेकिन 20 के पास 3 नहीं है। सो द ओनली नंबर दैट इज कॉमन इज 2। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2। अब बारी आती है एलसीएम की। एलसीएम कहता है कि सबके फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए लेकिन रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। सबके फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए। तो अगर हम 2 की बात करें, 2 तो 6 को भी चाहिए और 20 को भी चाहिए, लेकिन 20 को कितनी बार चाहिए? 2 बार चाहिए। तो 20 को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एलसीएम में 2 को 2 बार लेना पड़ेगा, बिकॉज एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब वो इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए, तो इनके फैक्टर्स तो होने ही चाहिए कम से कम। सो 2 को हम ले लेंगे 2 बार एंड देन 6 को चाहिए 3 और 20 को चाहिए 5। सो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 2 स्क्वायर 3 एंड 5। देखते हैं एक बार इसको कैसे किया हमने। 6 को बनाने के लिए मुझे चाहिए था 2 और 3, मैंने पहले भी बताया, अब मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, ठीक है। तो ये हमारा 6 सेटिस्फाई हो गया, लेकिन 20 नाराज हो जाएगा। सो 20 का मल्टीपल बनाने के लिए इस फैक्टर्स में 20 के भी सारे फैक्टर्स होने चाहिए। सो एक 2 तो है ही, हमने एक और 2 ले लिया और एक 5 भी ले आए। तो ये सब मल्टीप्लाई होके हमारा एलसीएम बन जाता है 60। आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं इसका थोड़ा एक बेटर वर्जन। Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method and hence find their LCM। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में वैसे कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने मिस किया तो मार्क्स कट जाएंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है हेंस। वैसे तो क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, बट ध्यान दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर हेंस। हेंस का मतलब है कि पहले आप एचसीएफ निकालेंगे और फिर एचसीएफ को यूज करते हुए ही आपको एलसीएम निकालना है, यानी कि एलसीएम को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व
नहीं करना। तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? उसके लिए एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप होता है जिसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी आगे हम करने वाले हैं और एग्जाम में भी ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये रिलेशन है HCF ऑफ एनी टू नंबर्स इनटू LCM ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब A और B यहाँ पर दिया हुआ है 96 एंड 404, ये तो हमें पता ही है। HCF हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर हमें LCM को निकालना है इस रिलेशनशिप को यूज करके। सो बेटा ये ध्यान रखना, आप एग्जाम में अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड से LCM निकाल दिया तो वो आपका CBSE मार्किंग स्कीम से डिफरेंट हो जाएगा। आपको यही रिलेशनशिप यूज करके LCM को निकालना है। तो चलो पहले HCF निकालते हैं। उसके लिए हम ले लेते हैं पहला नंबर 96। हम फैक्टर ट्री बनाना जान चुके हैं, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए पहला फैक्टर लिया हमने 2, फिर हमारा आ गया 48, फिर उसके बाद 2, 24, 2, 12, फिर 12 को आगे किया 2 और 6, फिर आगे किया 2 और 3। बड़ी सारी चेन आ गई है फैक्टर्स की। अब काउंट करते हैं 2 कितनी बार आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। सो 96 का एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 to the power of 5 into 3। ठीक है, अब चलते हैं 404 की तरफ। 404 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 के बाद आया 202, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, आ गया 101। नाउ 101 मेरे हिसाब से तो प्राइम नंबर है, फिर भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, 101 इज अ प्राइम नंबर, तो हमारा 404 का फैक्टराइजेशन बन गया 2 स्क्वायर इंटू 101। ठीक है, अब हमें देखना है HCF। HCF के लिए हमने एक ही ट्रिक सोची, जो फैक्टर्स दोनों में बराबर नंबर्स में प्रेजेंट हैं वही HCF में होंगे। दैट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो वो फैक्टर होना चाहिए, फिर वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, फिर हाईएस्ट। ऐसा नहीं हमने एक 2 को देखा तो हमने बस एक 2 ले लिया। अगर 2 2s कॉमन हैं तो हमें दोनों को लेना है, अगर 3 कॉमन है तो 3 को भी लेना है। सो सारे के सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर कॉमन इन द 2 फैक्टर ट्रीज। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर 96 के पास एक 2 है, 40 के पास भी है, ये वाला 2 और ये वाला 2। सो हाउ मेनी 2s आर कॉमनली प्रेजेंट इन द फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ द नंबर्स? एक 2 और दूसरा 2। सो दैट मेक्स द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स एज 4। ठीक है, अब हमको HCF मिल गया। हम LCM एक नॉर्मल तरीके से भी ट्रेडिशनल वे से निकाल सकते थे, बट इस केस में हमें नहीं निकालना है। इसमें हमें यूज करनी है वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप। HCF हमने निकाल लिया 4, LCM हमें निकालना है और हमने सब्सटीट्यूट कर दिया दोनों नंबर्स 96 इंटू 404। ठीक है, अब मेरे हिसाब से कुछ बच्चे इसको 96 को 404 से जल्दी से मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे। गलत नहीं है, लेकिन सेंसिबल भी नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि लेफ्ट साइड पे 4 है तो हमें फाइनली 4 से डिवाइड भी करना होगा। तो डिवीजन यूज करो, अवॉइड मल्टीप्लीकेशंस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इसको 4 को यहाँ से लेके इससे अगर हम कैंसिल कर दें तो बचता है 101। ठीक है, तो अब हम इसको रीराइट कर लेते हैं। तो हमारे पास बचा LCM इज A, B इक्वल टू 96 इंटू 101। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने 96 से क्यों नहीं कैंसिल किया। 96 से इसलिए कैंसिल नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू मेक यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू मल्टीप्लाई विद 101। अगर 101 हो जाता है तो कितना आसान है मल्टीप्लिकेशन। मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, 100 प्लस 1, फिर आ गया 96, 100 प्लस 96 एंड 9696। तो हमारा फाइनली LCM आ जाता है 9696। ये मैंने एक छोटा सा टेक्निक है शेयर किया है। अगर एग्जाम में ना भी क्लिक करे तो घबराना नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से करेक्ट LCM जरूर निकाल देना। ठीक है, एग्जाम्पल 3 हो गया हमारा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 एंड आई गेस ये एक्सरसाइज से पहले लास्ट एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल इसको ध्यान से समझ के वाइंड अप करते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर्स। अब चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 हो या 4 हो, हमारा टेक्निक सेम रहने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इनका फैक्टर ट्री। 6 के फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 3, और ये फैक्टराइजेशन को ठीक से लिखना एग्जाम में बहुत जरूरी है। अब हम लेते हैं 72। 72 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास इसका फैक्टर ट्री बन गया आराम से। एंड आई थिंक सब लोगों को समझ आ गया कि हम 2, 2, 2, 3, 5 एंड सो ऑन से इसको चेक करेंगे। तो 72 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, कम ऑन, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। तो ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन आ गया। अब एक तीसरा नंबर भी है 120।
उसको भी स्टार्ट करते हैं। 2 और 60, फिर से 2 और 30, ठीक है, फिर से हम 30 को फैक्टराइज करते हैं। 2 एंड 15, अब 15 के 2 और फैक्टर्स 3 एंड 5। इसका भी हम जल्दी से फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। अब अगर हम एक ट्रेडिशनल वे से देखें तो 6, 72 और 120 में तीनों में एक कॉमन प्राइम फैक्टर है 2। तो 2 तीनों के पास है, लेकिन 6 के पास सिर्फ एक बार है, 72 के पास 3 टाइम्स एंड 120 के पास 3 टाइम्स है। तो हम HCF में कितनी बार काउंट करेंगे? ओनली वंस, बिकॉज इट हैज टू बी कॉमनली प्रेजेंट इन ऑल द 3। तो HCF हम इसमें काउंट करना शुरू करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हम ले सकते हैं। तो एक तो हमने ये वाला 2 ले लिया, ये वाला 2 ले लिया और ये वाला 2 ले लिया, ठीक है। और इसके बाद हम चेक करते हैं, 6 के पास एक 3 है, अरे वाह, 6 के पास भी है, 72 के पास भी है और 120 के पास भी है। तो हम एक 2 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं। तो हमारा HCF क्या बन गया? 6, ठीक है। अब HCF तो हमारा आ गया बड़े आराम से। LCM में हमें हाईएस्ट पावर्स लेनी है। हाईएस्ट पावर्स मतलब सबके फैक्टर्स इंक्लूड हो जाने चाहिए। तो अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM में हम काउंट करना शुरू करते हैं। 6 के पास है 2 और एक 3, तो चलो 6 के फैक्टर्स हमने ले लिए। अब 72 को 2 कितनी बार चाहिए? 3 टाइम्स चाहिए। 1 टाइम हम लिख चुके हैं और 2 बार हम और लिख देते हैं, तो 2 आ गया। लेकिन 3B 72 को 2 बार चाहिए, एक बार ऑलरेडी आ चुका है, एक बार और लिख लिया। अब हम दूसरे नंबर को सेटिस्फाई कर चुके हैं, अब हम थर्ड वाले के मल्टीपल्स की तरफ चलते हैं। 120 मल्टीपल्स मतलब हमें ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनाना है। तो इसके अंदर हर गिवन नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए, बट वर्ड है लीस्ट, तो फालतू नहीं चाहिए, बिल्कुल कम से कम। अब 120 को कम से कम 3 बार 2 चाहिए, 3 बार आ चुका है। 3 उसको एक ही बार चाहिए, लेकिन 2 बार हमें लेना पड़ा क्योंकि 72 को 2 बार चाहिए, ठीक है। अभी हमने 5 इंक्लूड नहीं किया है, तो अब हमें 120 के लिए 5 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सो LCM क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 स्क्वायर एंड 5। सो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है 360। आई होप ये समझ आ गया है सबको। और एक बात अच्छे से याद रखनी है कि ये 3 नंबर के लिए ये रिलेशनशिप जो हमने 2 के लिए यूज किया था, दैट HCF ऑफ 3 नंबर्स इनटू LCM ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, 2 नंबर के लिए ट्रू है और 3 मार्क्स के लिए 3 नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। आई होप समझ आ गए सारे एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद है ये हमारी एक्सरसाइज 1.1। आई एम श्योर ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर समझ आ गए हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो आप लोग ये एक्सरसाइज बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज चेक माई नेक्स्ट मॉड्यूल दैट विल कवर एक्सरसाइज 1.1 and the chapter to follow. Till then, goodbye.